हाँ, हेलो। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हो आफ्टरनून। गया बाबू। यस सर, गुड। सर को कोई मैसेज करके बोलो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी सर को ट्रांसफर किए, सेंड किए हैं। वो जल्दी से आप लोगों को भेज दें। सर आंसर्स भी सर भेजना था सर उस चीज का, उस दिन जो 50 क्वेश्चन। हाँ, उसका मैं आंसर सेंड कर दूंगा। वो मेरे माइंड से स्किप कर गया था थोड़ा सा। वो मेरा फॉल्ट है। लेकिन आज मैंने जैसा बोला था आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आज कुछ अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग सीख सकते हैं थोड़ा बहुत, और तो भेजे हुए हैं। उसमें और भी क्वेश्चन है बनाने के लिए, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन भेजा हुआ है उसमें टिक किया हुआ है कि आप लोगों को अभी यही सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। उससे हम लोग कुछ थोड़ा सा सीखेंगे जो पढ़े हैं, ताकि अगले क्लास में जब आपका टेस्ट हो तो आप ये ना बोले कि इस टाइप के क्वेश्चन सर हम सब ने डिस्कस नहीं किया था, तो आपने कैसे टेस्ट में डाल दिया। मेरा प्रयास यही है आप लोगों के साथ कि हम लोग ऐसे पढ़ाई करें कि बोर्ड का तो चीजें कवर होता ही रहे, एनसीईआरटी तो कवर कर ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर टोटल कवर कर ही रहे हैं। जितना थियरी कंसेप्ट पढ़ना है वो टोटल का टोटल चीज हम लोग पढ़ भी रहे हैं। साथ ही साथ कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करें जो वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इससे ये आइडिया रहेगा हमारे पास कि हम लोग एट लीस्ट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ यही सब बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट क्लास में तो कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही सकते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर और करने के लिए। क्या? और फिर जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा, हमारा इन द सेंस मैं आप लोगों के संदर्भ में बोल रहा हूँ, जिस तरह से धीरे धीरे डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट होते जाएगा, फिर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लगाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आया? यस मिला कि नहीं मिला क्वेश्चन आप लोगों को? मिल गया? नो सर, मिला तो नहीं है। तो कॉल करो ना एक बार, म्यूट करके अपना माइक, सर को कॉल करो, रिमाइंड कराओ। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। बोलो। सर, वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें इंड्यूस का सही मीनिंग क्या होगा? मतलब क्या कह सकते हैं, इंड्यूस मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कि वो एक्चुअली में वो था नहीं, किसी और के इफेक्ट से वो आ गया। जैसे क्या था, कंडक्टर में सारे चार्ज एट रैंडम मूव करते रहते हैं, हाँ। तो सारे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके नेट जीरो रहता है। क्लियर है? यस एट सर। रैंडम अलग अलग डायरेक्शन में होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो उस समय हम लोगों को बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चीज को रख दिया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो अब वो सारे चार्जेज अब जो मूव करेंगे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से मूव किए, तो मूव किए जिसके वजह से चार्ज के बीच में सेपरेशन आ गया, पॉजिटिव अलग आ गया, निगेटिव अलग आ गया। ठीक है ना? तो उस ओके। वजह से जो चार्ज आने के वजह से जो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ, जो कि चारों तरफ था, अब जो सरफेस पे इंड्यूस हुआ उसके वजह से जो चार्ज आया उसको इंड्यूस चार्ज बोलेंगे, और उसके वजह से फोर्स लगेगा तो इंड्यूस फोर्स बोलेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सपोज करो कि तुम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो, तो अभी सब लोग इधर उधर कर रहे हैं, अपना काम में लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे दो अलग अलग ग्रुप डिवाइड हो गया, एक नया लीडरशिप जनरेट होगा, तो वो जो नया लीडरशिप आया जो आपस में ग्रुप डिवाइड होने की वजह से हुआ था, उसको बोला जाता है इंड्यूस होना। यानी कि ये था नहीं, बाहर में आपका जो एचआर था या मैनेजर था या कोई भी था, उसने कुछ ऐसा इफेक्ट किया जिसके वजह से आप लोगों के अंदर ही एक नया टीम लीडर आ गया, एक नया मैनेजर आ गया। यानी कि ये बाहर के इफेक्ट से अंदर में जो चेंज आया उसको बोला जाता है इंड्यूस। समझ में आया?
अब इसका Yes. हिंदी में क्या मीनिंग होगा वो तो मुझे नहीं पता है, बट इंड्यूस का सिंपल मीनिंग यही होता है कि बाहर के एक्सटर्नल इफेक्ट के वजह से जो अंदर में नई चीजें होने लग गई उसको बोला जाता है कि इंड्यूस हो गया। बात हुई सर से? क्वेश्चन मिला? फिर क्वेश्चंस भेज दिए। भेज दिए हैं। तो आप लोगों का काम है ये सारे क्वेश्चंस अभी लगाना A to Z 1 by 1। फिर जो नहीं बनेगा वो मेरा काम होगा डिस्कस करना, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को एक चीज सिखाए हैं, 1 मिनट के लिए रुकिए, बनाइएगा वो लोग, लेकिन थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने सिखाया है या नहीं सिखाया है। ये बताए हैं EV इज इक्वल टू माइनस सॉरी E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DX। यस सर। तो V इज इक्वल टू ये भी बताए होंगे E DX x1 से x2, यस सर। बताया है ना? चलिए, तो इसका तो खैर चलिए। अब एक रिलेशन है, बनाने से पहले थोड़ा सीख लीजिए, फिर उसके बाद से आराम से बनाइएगा लोग। V इक्वल टू कोई पोटेंशियल है जो ऐसे वैरी कर रहा है, ऐसे कोई पोटेंशियल है जो वैरी कर रहा है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लाना है। क्या लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लाना है। ये मेरे मन में बहुत दिन से था, लेकिन बोर्ड में नहीं होने की वजह से, एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं होने की वजह से मैं नहीं बताया था, लेकिन मेरे मन में चल रहा था इसको आज नहीं तो कल बताना है। तो अब हमें ऐसा कुछ दे दिया गया है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, और हम लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो एक या तो एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, या तो एक्स के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो वाई के ही रेस्पेक्ट में करेंगे, नहीं तो जेड के ही रेस्पेक्ट में करेंगे। अब 3 वेरिएबल है तो किसको कांस्टेंट ले किसको क्या करे, तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए एक टर्म आया था पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये बीटेक में बहुत पढ़ना है, बीटेक में जब मैथ मिलेगा या ग्रेजुएशन में जब मैथ कोई लेता है तो उसको बहुत पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं ज्यादा नहीं हिंट दूंगा, बस काम भर का चीज मैं बताऊंगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को कंप्लीटली डी नहीं लिखते हैं, डो लिखते हैं, डो भी बाई डो एक्स, डो भी बाई डो वाई, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो डो भी बाई डो जेड। तो आप लोग बोलोगे कि इसमें सर नया क्या कर दिया आपने, सेम टू सेम तो चीजें सिखा दी, इसमें कुछ नया हो तो आप बताओ। तो पार्शियल में होता क्या है कि जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वाई और जेड को कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? जब आप किसी भी वेरिएबल को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वाई और जेड को क्या लेके चलना पड़ेगा? कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो z और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अगर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको x और y को क्या ट्रीट करना पड़ेगा? कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। अब आप लोगों के मन में बात आ रही कि सर ये सब तो हो गया, हटाइए ना, क्या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो तो बताइए। तो ऐसे जब क्वेश्चन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है मेरे भाई माइनस डो भी बाई डो एक्स आई कैप माइनस डो भी बाई डो वाई जे कैप माइनस डो भी बाई डो जेड के कैप। तो क्या करेंगे सर? तो अलग से डो भी बाई डो एक्स निकाल लेंगे, डो भी बाई डो वाई निकाल लेंगे, और डो भी बाई डो जेड निकाल लेंगे, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर किसी पॉइंट पर पूछा है तो उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो डो भी बाई डो एक्स करने जा रहे हैं तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो 2xy हो गया। यहाँ कोई x नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, यहाँ x है तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ z हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट में करने जाएंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से z बच जाएगा, और वहां कोई y का टर्म नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले में 0 हो गया, दूसरे में y हो गया, तीसरे में x हो गया। अब ये जो वैल्यू आया 2xy प्लस जेड, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और यहाँ पे x प्लस वाई जो वैल्यू आई, अब यहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सर क्या हो जाएगा?
कुछ नहीं होगा, -2xy प्लस जेड आई कैप, माइनस साइन है, ब्रैकेट में x² प्लस जेड जे कैप, माइनस साइन है, ब्रैकेट में x प्लस वाई के कैप। अगर ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अगर किसी पॉइंट पर पूछ रहा है तो वो एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया रहेगा, तो वो पुट कर देंगे तो वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा तो फिर जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अब बताइए इसमें से मुझे कि फिर से कोई जानना चाहता है कुछ? सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ, इसी वजह से मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को आज सेंड नहीं किए, क्योंकि ये टॉपिक बताए नहीं थे और मेरे मन में चल रहा था। हालांकि मैं चाहता तो नहीं भी बताता, बट लेकिन मेरा फर्ज है कि हर चीज आप लोग सीखिए, और जो चीज मेरे से छूट जाए तो आप लोग का ये भी फर्ज बनता है कि आप लोग खुद से बोलो कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ है और हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ओके, पोटेंशियल है जो कि ऐसे वेरी कर रहा है, तो सर जब एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो क्या यूज करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का खासियत क्या होता है सर? कि अगर हम किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। बहुत बढ़िया। भी दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होता है, फॉर्मूला यही है। अब क्या करें, अलग अलग चीजें निकाल लेते हैं, फिर पुट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, यानी कि 2xy। सेकेंड वाले में x का कोई टर्म नहीं है सर, y है और z है, हम लोग x के रेस्पेक्ट में हो गया पूरा क्लियर? यस यस। चलिए, सबका क्लियर हो गया? हाँ या ना बोल दो एक बार। यस सर। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन बनाइए अच्छे से और थोड़ा सा ट्राई एक करिएगा जल्द। क्वेश्चन है किसी से रिलेटेड। पूछो। So, the electric field in a region is given by E vector equals to A by X cube I cap. Write the SI unit of A and write an expression for the potential in the region, assuming the potential at infinity to be 0. फिर से मुझे बता दो क्वेश्चन क्या है। The electric field in a region is given by E vector equals to A by X cube I cap. Write an expression for the potential in the region, assuming the potential at infinity to be 0. एक बार क्वेश्चन हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से बोलना। तो चलो तुम ये बनाते रहो, अब थोड़ा सा एक वो रखना है सिस्टम, कमेंट पढ़ने वाला, क्या जी, ताकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते जाए। चलिए, क्या बता रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बोली थी? A by X cube I cap. ये है ना? Yes sir. और Write an आपको एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल yes sir, in the EDX कर लो। region, assuming the EDX कर, potential. हाँ इन्फिनिटी पे 0 कर लेना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। EDX कर लो तो A बाई एक्स क्यूब इंटू DX, यही होता है ना हमारे पास, तो यही चीज है। Yes. पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेट कर लेना, आ जाएगा। कर लोगे? Yes sir. और एज्यूमिंग इसलिए इन्फिनिटी पर 0 बोलता है ताकि पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट लेना ही पड़ेगा। बिना रेफरेंस पॉइंट का कोई चीज डिफाइन नहीं होगा। एक काम करिए, अभी तो मैंने कराया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग एक क्वेश्चन ऐसा कर लीजिए, कर लीजिएगा साथ ही साथ इसको भी। -x² बाई
माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताना है इसमें, इसमें भी बताना है। अभी ये क्वेश्चन लिख लीजिए लोग, थोड़ा सा नेटवर्क वोटवर्क का आज प्रॉब्लम हो रहा है। ये 3 है, इन तीनों में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताना है। इसमें तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है 1,1,1 पे। नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें बताना है 1,1,1। जो फाइनली एक्सप्रेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में आने के बाद इसमें मैग्नीट्यूड बताना है, ई का मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है ई का। इसमें ई का एक्सप्रेशन बताना है वेक्टर फॉर्म में, कब 1,1,0 पर। इसमें वेक्टर फॉर्म में ई बताना है, और इसमें वेरिएबल में ही ई वेक्टर बताना है। क्वेश्चन तीनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए। लास्ट वाले में जो हमारा ई का एक्सप्रेशन आएगा उसमें 1 कम एक्स के जगह पे 1, वाई के जगह पे 1, जेड के जगह पे 0 पुट करके जो आएगा वो वेक्टर फॉर्म में बताना है। इसमें जो वेक्टर फॉर्म में आएगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है, और इसमें सिर्फ वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। चलिए सॉरी। टेस्ट में धांधली नहीं करना है, ठीक है। जो होगा टेस्ट जितना आएगा उतना। का एक्सप्रेशन सर, एक्सप्रेशन ही सिर्फ निकालना है ना? हाँ फर्स्ट वाले में एक्सप्रेशन निकालना है। हम लोग एक बार सारा नहीं, सुनो अर्णव एक बात बता रहे हैं, टेस्ट तो होना ही है, एक बार हम लोग सारा का आंसर मैच करेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा कितना सही कितना गलत। फिर जो गलत होगा वो मैं बताऊंगा, बोलो हाँ या ना। अभी क्या होगा कि अभी अगर आंसर पर तुम जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारा आंसर सही हो, ये भी हो सकता है कि आंसर तुम्हारा गलत हो। तो ये क्या होगा कि अब आंसर देख के आंसर मिलाने में वो मजा नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ सर। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 सेकंड में बता दूंगा, मेरे पास आंसर सब पड़ा हुआ है ऑप्शन का, कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये एक तरह से होता है ना प्रैक्टिस मैच। सर वो फर्स्ट वाले में लास्ट में 4 है कि y है? 4 है बाबू, लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट है। वो ऑब्जेक्टिव भी लगाना है जो सर ने आप लोगों को सेंड किया, 9-10 क्वेश्चन होगा उसमें। अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर बाकी के इसके नहीं बनाने हैं क्या, ऑफ कोर्स बनाने हैं, लेकिन वैसे चलना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है। यस। अब एक इसमें का नहीं है वो, एक चीज आप लोग बनाते रहो।
ये भी एक कंसेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई के टर्म में दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा। अगर यहाँ जेड भी होता तो जेड को भी कंसीडर कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर हो गया। कौन पूरा टोटल हाँ। क्वेश्चन? हाँ टोटल? सर, तीनों हुआ। अच्छा ये तीन हुआ है, हाँ तो ये चारों का तीनों हो गया। यस सर, तीनों हो गए। चलिए अब 1 बाय 1 तीनों का आंसर मिला लेते हैं, फिर आप लोग उस पे लगिएगा, ठीक है। चलो अर्णव तुमने शुरुआत किया था, बोलो पहला वाला का आंसर बोलो तो। सर 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप, फिर प्लस 2xy प्लस जेड क्यू आई कैप, वेरी गुड। प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, एक सेकेंड। हाँ बोलो, एक्स स्क्वायर जे कैप, वेरी गुड। प्लस 3z स्क्वायर एक्स के कैप। वेरी गुड, ऐसा सबका आया है। यस सर। चलिए तुम्हारा बाकी के दो बच्चे यस सर है। उसके आगे वाले का बता सकते हैं मैग्नीट्यूड कितना आया है? सर 6√3। कैसे 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 सर उसका एक्सप्रेशन क्या आया है आपका? सर एक्सप्रेशन आया है 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 2k कैप। -2 कैसे हो गया? 1,1,1 पे बताना है तो। सर -2 ही हो जाएगा ना सर? कैसे? सर वो आप जो भी डो v बाई डो z है, तो सर डो v बाई हाँ डो z का वैल्यू आया है 2i, तो उसको हम लोग 2y क्यों, 6yz था, गलती से तुम 2yz लिख लिए हो क्या? ओ सॉरी, सेकंड वाला नहीं, लेकिन हम हाँ 2 लिख दिए हम लास्ट वाला सॉल्व। 6yz हो, हाँ 6yz होगा। तो कितना आया अंकिता सेकंड वाले का आंसर मैग्नीट्यूड? मेरा तो 6 आया। ये गलत है जी। 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप, ऐसा आया है। हेलो? 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप। हाँ हाँ सर आ गया सर, हम बस 2 की जगह 6 कर दिए, मतलब 6 की जगह 2 कर अंकिता दिए थे तुम्हारा तो। नहीं आया है ये? हाँ सर आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आदर्श तो कितना आएगा? सर मेरा वो वाला एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा डो v बाई डो एक्स कितना आ रहा है? सर 6 - 8y। 6 - 8y, तो यानी कि हो जाएगा -6 प्लस 8y आई कैप, ऐसा ही है ना? यस। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि अब 6 - 8y है तो y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 8 इंटू 1, तो 6 - 8 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि डो v बाई डो एक्स का वैल्यू आ गया, मतलब ex का वैल्यू आ गया 2। उसी तरीके से ey निकाल लेंगे, उसी तरीके से ez निकाल लेंगे। यस सर, थोड़ा सा गलती हो गई।
फिर से करेक्ट कर सकते हो, इसमें ज्यादा परेशान कर होने की लेंगे बात नहीं। इसके आगे वाले का एक्सप्रेशन बता देते आप लोग तो। आदित्य, शांत बैठे हो बाबू, कुछ कर रहे हो? नो सर, सुन रहे थे आपका बात। अच्छा, आज बताए थे वो नहीं समझ में आया था क्या? आया था सर। हाँ, चलो क्वेश्चन थर्ड वाला का बता दो तो जल्दी से एक्सप्रेशन, ताकि आप लोग लग जाओ अपने उस डिस्कशन में। -6y फिर वैल्यू पुट माइनस करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद 1,1,0 पुट करने के बाद, अच्छा 1,1,0 पुट करना सर, हम पुट नहीं किए, सेम रुक चाहिए। Sir, -6 I cap -5 J cap -2 K cap. वेरी गुड। ये तीनों क्वेश्चन AIPMT यानी कि नीट अब जो बोला जाता है, उन तीनों क्वेश्चन ये नीट में आया था। बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि सर अब कैसे क्या करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग अब ये होने लगो, ओ माय गॉड आई डिड व्हाट आई कैन डू एनीथिंग, ऐसे नहीं सोचना है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। अब ये मेरा अपना तरीका है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा पढ़ा देंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कशन करने बैठते हैं। बच्चा आधा थियरी भूल गया रहता है, और उसके बाद उसको लगता है कि मैंने जो टाइम दिया अपना पूरे क्लास में, वो मेरे लिए व्यर्थ रहा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक जब कंसेप्ट कोई सिखाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगवाइए बच्चों से। जब वो क्वेश्चन लगाने लगेगा तभी दूसरे कंसेप्ट पे जाना है। इसीलिए आप लोगों को देखे होंगे कि हर थियरी के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिस्कशन मेरे साथ होता ही होता है। तो इस चीज को बेहतर बनाना है। और मेरे क्लास में थोड़ा सा ये सब नहीं मिलेगा आप लोगों को कि घर बैठे लाखों कमाएं, ऐसे शेयर बाजार में पैसा लगाएं, वैसे लगाएं, ठीक है। ये सब डिस्कशन नहीं चलेगा। नहीं तो आजकल देख रहे हैं कि पहले लोग टीचर रह रहा है और फिर थोड़े दिन बाद वो हर बच्चा को करोड़पति बनवाने भेज देता है कि भाई तुम ऐसे करो तो करोड़पति बन जाओगे, ऐसे करो तो लाखों करोड़ों अरबों आने लगेंगे। बच्चा पढ़ाई छोड़ के उसी चक्कर में पड़ जाता है। एक लड़का मेरे से पूछ दिया परसों कि सर एक पढ़ने का क्या फायदा है, जब वो इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है तो इतना मेहनत करने का क्या मतलब है। मैंने एक लाइन बोला उससे कि देख उसकी चल पड़ी, किस्मत निकल गई, तुम इतने किस्मत के लकी नहीं हो कि तुम भी वही चीज करोगे तो चल जाएगा। उसके पास वो टैलेंट था तो उसने वो काम किया। तुमको भी लगता है कि पढ़ाई से बेहतर टैलेंट तुम्हारे पास कोई और है तो उसको फॉलो करो, स्ट्रगल करो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अब दूसरों ने ऐसा कर लिया तो हम भी वैसा करके काम अपना चमका लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप ही लोग के क्लास में 12 में ही एक स्टूडेंट है, उससे मैंने पूछा ऐसे नॉर्मली कि पढ़ाई मन से होता है, करती हो? तो बोलती है कि नहीं सर, मन से कौन पढ़ता है, मजबूरी। हम बोले तब पैशन फॉलो करो। तो बोलती है कि वही तो दिक्कत है, इसके अलावा कुछ तो आता भी नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोग का साथ सीन यही है कि हम लोग के पास एकमात्र रास्ता यही है कि पहले पढ़ाई करें अच्छे से, एक जगह पर पहुंचे, फिर उसके बाद से जो मन में आ रहा है करने का वो करें। अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आपका फिजिक्स में मार्क्स, मेरी तरफ से गारंटी है कि 70 में 65 प्लस होगा, क्योंकि उसके बाद जो मार्क्स आता है ना उसमें स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। 69, 68, 70 आउट ऑफ 70 जो रोल होता है वो स्टूडेंट का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। टीचर आपको 60 नंबर 65 नंबर तक अपने एफर्ट से करवा सकता है,
उसके बाद जो 65 से जो 70 के बीच का गैप होता है वो तभी मिलेगा आप लोगों को जब उसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे। तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 65 आ सकता है, मैं इसी बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 साल से ऐसे 7, 8, 10 बच्चों का हर साल 10 बच्चों 12 बच्चों का नाम हमारे पास है जिनका सबका फिजिक्स में 94, 95, 96 ऐसा आया है। तो ये कॉन्फिडेंस इसीलिए आया है क्योंकि पास्ट में ऐसा कराया गया है। एक दिन आप भी जब बहुत अच्छा मार्क्स, जैसे मान लो वेडनेसडे को टेस्ट हो रहा है तो कुछ आएगा, कुछ कमी रह जाएगी, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, फिर उसमें अच्छा होगा। तो जैसे जैसे जब आप एक बार टॉप का स्कोर कर लोगे ना तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने पास्ट में ऐसा किया है तो मैं फ्यूचर में भी कर सकता हूँ मेहनत करके। तो यही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है आप सभी को। ऑब्जेक्टिव बन रहा है अंकिता? यस सर, बन रहा। आंसर कुछ का मिल रहा है? हाँ सर। चलो बढ़िया है। आदर्श और नो यस ट्राई हो रहा है ना? हाँ सर बना। पहला सॉल्व हुआ है बस। अच्छा करो करो, कोई दिक्कत। कुछ एक दो क्वेश्चन जानबूझ के अलग दिए हैं, वो नहीं बताए थे तो उसी के बहाने बता देंगे, टॉपिक भी हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन कंसेप्ट था, ऐसा नहीं बताए थे, इसके पहले वाला भी नहीं बताए थे, तो आज डिस्कशन में वो सारा चीज कवर हो गया। देखो क्वेश्चन बनना नहीं बनना ये हम लोगों के बस का ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बन ही जाएगा या नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम इतना लगे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये फील ना हो कि सर हम तो कभी ऐसे देखे ही नहीं है। धीरे धीरे मौसम अंधेरा होते हुए सर सेकंड क्वेश्चन एक बार थोड़ा बता दीजिएगा, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। कौन से क्वेश्चन में? 11 नंबर। 11 नंबर में अभी मैंने आप लोगों को बताया EX कितना दिया हुआ है, I का कोफिशिएंट कितना है 25 और उसका कितना है 30 है। 30। 25 और EY जो आपका है वो 30 है। तो भी चाहिए तो माइनस EX DX, यहाँ तो 0 से 2 तक है, EY DY कोऑर्डिनेट क्या था, 0 था और दोनों में 2 ही था, 0 से 2 माइनस 25 DX 0 से 2 30 DY 0 से 2, तो माइनस कॉमन ले लो, 25x हो गया, 0 से 2 30 बाहर कर लो, सॉरी माइनस बाहर कर लो, 30x 0 से 2, 30 भाई ना। सॉरी हाँ 30/0 से 2। अब आपको तो इतना तो इसके बाद आता ही होगा लिमिट पुट यस सर, करने। इसके बाद आता। थोड़ा सा अंधेरा आप लोगों को फील होगा क्योंकि लाइट कट गया है सडनली और बादल थोड़ा सा बाहर डार्क है, तो परेशान मत 14 होइएगा। नंबर बताया जाए ना सर, उसमें सर स्फेरिकल कंडक्टर है सर। स्फेरिकल कंडक्टर है तो आपको मैं बता दूं कि स्फेरिकल कंडक्टर का मैंने प्रूफ तो नहीं कराया है क्योंकि अब पढ़ना नहीं है, बट फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है ना? स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है मिल गया ना, 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता ही है,
कितना होता है बाबू? हाँ ये होता है, और आर्क 1 मीटर दिया है, तो जो आपका आंसर आएगा वो। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग क्या है, अब एक ही फोन है, उसी से कैमरा भी ऑन करना होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर किसी बच्चा को कोई डाउट होता है क्वेश्चन में, तो क्लास शुरू होने से पहले, जिस दिन आपका मान लो कि MWF में आपका क्लास चलता है, तो वो सारा डाउट आप लोग 9 बजे 8 बजे तक सर के थ्रू हमको सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि 11 बजे से क्लास 11th का शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मुझे रेडी होना पड़ता है 10:30 से, कंटेंट वगैरह सब कुछ क्या कराना है क्या नहीं कराना है। अगर कराना है तो उन्हें भी क्वेश्चन सेंड करना पड़ता है, तो उसमें टाइम चला जाता है। तो अगर डिस्कशन डाउट हुआ तो आप पहले क्वेश्चन सेंड कर देना, ताकि मेरे पास वो क्वेश्चन अवेलेबल उस वक्त रहे, मैं कॉपी में लिख लूँ या मैं माइंड में लिख लूँ वो क्वेश्चन, ताकि जब आप रिपीट करो तो मेरे दिमाग में रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हो रहा है। उससे टाइम किल होने से बचेगा, समझ रहे हैं ना। अब सिस्टम तो ऐसा नहीं है कि हाथ में एक फोन रखे हुए हैं उससे कमेंट पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोगों को जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में बेहतर से बेहतर करने का ट्राई करना है। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, आप लोग बनाते रहो सुनते रहो। पहले जब हम लोग एज ए स्टूडेंट थे 9th 10th में, तो उस समय हम लोगों को लगता क्या था कि जिसको सब कुछ आता है वही टीचर है। मतलब कि उसको कुछ भी पूछ दो, दुनिया का कोई भी चीज उसको आता होना चाहिए। बाद में जब हम लोग 11th 12th में आए, अब बढ़िया बढ़िया टीचर से मिले, तो पता चला कि नहीं। तो अब किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि तुम क्या चाहते हो मेरे से, तो एक ही उसका रिप्लाई होता है, आप कैसे भी सिखाओ, मुझे जो मेरा रिक्वायरमेंट है आप मुझे सिखा दो। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि आप कहाँ से सिखा रहे हो, कैसे सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मेरे को बस इससे मतलब है, मेरा जो डाउट है, मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा जो सिलेबस है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, वो टोटल के टोटल क्लियर होनी चाहिए। क्या यही आप लोगों का थॉट प्रोसेस है ना? यस सर। हाँ, ये ऐसा ही होना चाहिए। नहीं कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तो जो नए नए टीचर जो 1-2 साल पहले ज्वाइन किए हुए रहते हैं या 2 साल 3 साल पहले, तो उनको जो पूरा कंसेप्ट रटाया नहीं रहता है, थियरी वगैरह, तो वो अपना वो नोट्स लेकर चलते हैं। तो नोट्स लेकर चलते हैं तो मन में डाउट जाता है कि यार ये क्या समझाएंगे, जब नोट्स ही अपने पास रखे हैं। तो ये सब नहीं होता है। हम लोग भी देखे हैं कॉलेज में ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपको फोकस होना चाहिए कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अब मैं पीएचडी किए हुए टीचर को ला दूं और आपको समझ में ही ना आए, तो उसका पीएचडी का क्या करोगे आप? मिर्चा का अचार तो ना बनाओगे।
आप लोग एक काम किया करो, आप लोग ना डेली का टारगेट बनाया करो। डेली का टारगेट का मतलब समझ रहे हैं? जैसे रात में सोने जाओ तो अगले दिन का प्लान पूरा कर लो। वैसे नहीं कि 7 से 8 पढ़ना है, 9 से 10 पढ़ना है। वो जीवन में किसी से सफल नहीं हुआ है प्रोग्राम। टारगेट का मतलब ये कि सोने जाने से पहले मुझे 50 क्वेश्चन मैथ के लगाने हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाने हैं, ये थियरी, ये डेरिवेशन मुझे याद करना है, केमिस्ट्री में मुझे ये करना है, इंग्लिश में मुझे ये करना है, फिजिकल एजुकेशन में मुझे 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ऐसा टारगेट डेली। और तब तक रात में सोने मत जाओ तब तक वो दिन का पूरा अचीव ना हो जाए जो तुमने लिखा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन ही 100 क्वेश्चन डाल दिए सबका और 2-4 दिन तक सोए ही नहीं और फिर भी बीमार पड़ के बैठ गए। अपने लिमिट के अकॉर्डिंग डेली टारगेट बनाओ, डेली अचीव करो। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट अप हो जाएगा। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी, कोई स्ट्रेटजी और प्लान की जरूरत नहीं रहेगा। आपका पढ़ाई अपने आप स्मूथली चलते रहेगा। कितना क्वेश्चन बना जी? सर 14 तक बना। बन गया ना? चलो 16 ट्राई करो। सर 13 थोड़ा बताइए, इसमें कंफ्यूजन। 13 दिए ही नहीं है। अच्छा सर, कौन कौन सा बनाना हमको नहीं पता, लेट से आएगा। टिक जो किया है वही बनाना है। तो 15 टिक है क्या? तो 14 के ऊपर मतलब नीचे में टिक है। 14 है, 15 भी बना सकते हो। बन गया है सर, 15 तो बन गया। हाँ 16 बनाओ, फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर उधर 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक 2-3 होंगे उधर। अच्छा आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि हमको तो सिर्फ बोर्ड का करना है, क्या सर नया नया झमेला खड़ा कर दिए? ऐसा तो नहीं ना सोच रहे हो लोग? हाँ मत सोचना सर। अगर कोई ऐसा शिकायत होगा तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर हमको नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन, हमको सिर्फ वही कराइए जो एनसीईआरटी में है या बोर्ड में है। नहीं पिछले साल एक जगह पढ़ा रहे थे तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ। अब हमको लगा कि अब हम सिखा दिए हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट और बूस्टअप करने के लिए 2-4 क्वेश्चन मैंने कराया। फिर बच्चों का शिकायत आने लगा कि सर बोर्ड से भटक रहे हैं। हम बोले कि बाबू 24 घंटा बोर्ड के सामने खड़ा रहना भी तो पॉसिबल नहीं है ना, भटकना तो पड़ेगा इधर उधर। तो बोलता है वो नहीं मतलब है मेरा कि आप लेवल इधर उधर कर रहे हैं। बोले ठीक है वही पढ़ो तो। अब जिम में कोई जाता है एब्स बनाने, अदर्स 6 पैक, तो क्या वो केवल एब्स का ही एक्सरसाइज करता है? नहीं सर, पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ता है। तो जब भी आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट।
सर एक बार 16 नंबर बता दीजिए ना। कितना नंबर? सर 16 नंबर। डिस्टेंस दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। आपको भी पता है आपको क्या चाहिए, चार्ज डेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? Q बाई ए होता है। क्या होता है? सर वही क्यों भाई? हाँ, तो E इज इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो E डैश इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। आपको सिग्मा बताना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, E डैश का वैल्यू पता है, के का वैल्यू पता है। क्लियर है? सर ये कब बता सर? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में आपको E डैश इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पता है ना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है ना, तो यहाँ से सिग्मा नहीं निकल जाएगा। सर बट ये फॉर्मूला कब बताया? बाबू तुम नहीं पढ़े हो क्या? E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया था, और Q बाई ए को सिग्मा बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर क्वेश्चन नंबर 19 का मतलब एक बार सुना। क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट रुकिए, क्या है पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 19। Yes, sir. A parallel plate capacitor is made by stacking n equal spaced plate connected alternatively. If the capacitance between any two adjacent plate is C, then the resultant capacitance is. बहुत बढ़िया सवाल आपका।
जब n नंबर ऑफ प्लेट होता है, याद रखिएगा, जब n नंबर ऑफ प्लेट होता है तो जो टोटल कैपेसिटर बनता है वो n-1 बनता है। टोटल कैपेसिटर कितना बनता है? n-1, याद रखिएगा। और जब n-1 बनेगा तो इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना हो जाएगा? n-1 इंटू सी, क्योंकि डायरेक्ट ऐड होता है ना। ये याद रखना है लॉजिकली आप लोगों को कि अगर टोटल n प्लेट है तो कैपेसिटर जो बनेगा वो बनेगा n-1, उसके बाद आप इक्विवेलेंट निकाल लो। इफेक्टिव कैपेसिटेंस मतलब नेट कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनता है, उसी को नेट बोलते हैं, इफेक्टिव को ही। एक काम करना है आप लोगों को, मैं हिंट देना चाहता हूँ 33 में, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। 33 में सभी लोग आ जाओ, और सॉरी 32 में, 32 में बोल सकते हैं क्या? 33 और 34 में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ओके, एक स्फीयर होता है जिसका रेडियस r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर स्फेरिकल सेल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चार्ज इस पे Q दिया हुआ है तो जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। ठीक है, अगर यही R बढ़ने लगा, जब R कैपिटल हो जाता है किससे? R से, तो पोटेंशियल हो जाता है KQ/R। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब कभी कभी चार्ज ना देके सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना पड़ता है, तो सिग्मा इंटू ए होता है Q का वैल्यू, तो सिग्मा सिग्मा रहेगा और एरिया कितना हो जाता है? 4πr² हो जाता है ना। एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4πr²। बोलो यस और नो। Yes. तो जब r की वैल्यू, r जब यहाँ से लेके यहाँ तक है तो कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन जैसे बाहर आप स्फीयर से जाने लगे, स्फेरिकल सेल से बाहर जाने लगे, तो ये r रिप्लेस होकर नॉर्मल r की तरह हो जाता है। चलिए, अब 33 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा कि 3 सेल है जिसका रेडियस ABC है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सबका दिया हुआ है सिग्मा, माइनस सिग्मा और क्या बोल सकते हैं, सिग्मा और माइनस सिग्मा और माइनस सिग्मा। 2 सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा है। श्योर हैं आप लोग? यस सर। अब देखिए, अब होता क्या है कि हमने क्या करना है कि एक सेल बना लेना है। इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है और इसका रेडियस C है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें दूसरे वाले पे पोटेंशियल लिखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है सर? कि जो हमारा नेट B पे पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/A, नहीं B पे लिखना है, तो इसके वजह से लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। Sir, B. KQ/B प्लस KQ/B प्लस KQ/C, यही लिखेंगे। पूछो क्यों? इसमें किसी को कुछ पूछना है? हमें यहाँ पे नेट पोटेंशियल लिखना है, तो इस पे भी चार्ज हमने Q मान लिया, इस पे भी चार्ज हमने Q मान लिया, इस पे भी चार्ज हमने Q मान लिया। तो इस स्फीयर के वजह से, ये वाले स्फीयर के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल KQ/B मैंने लिखा, कोई गलती किया क्या?
अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला में मैंने बताया था के क्यू बाई आर होता है और सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाता है। बोलो हाँ या ना। जब आप स्फेयर से बाहर जाओगे, जब इस वाले स्फेयर से आप बाहर जा रहे हो, तो सिंपल के क्यू बाई आर, आर के जगह पे वो वैल्यू ले लो वहां से यहाँ तक का। बोलो हाँ या ना। दूसरे वाले स्फेयर के वजह से, खुद के वजह से जो इसका पोटेंशियल होगा वो ये होगा, और तीसरे वाले के वजह से, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके लिए सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसका वैल्यू होगा के क्यू बाई सी। बोलो यस और नो। यस। यस सर। अब काम यहाँ पे काम नहीं चलेगा, हमारा काम यहाँ पे चलेगा कि हमारा चार्ज डेंसिटी नहीं दिया है, हमें दिया है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी माइनस के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी प्लस के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी। अब क्या कर सकते हैं सर ये ए स्क्वायर क्यों है तीनों जगह? बता रहे हैं। हाँ, ए स्क्वायर बाई बी, एक मिनट। या ए स्क्वायर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर बाई सी भी लिख सकते हैं, या जब सबका सिमिलर दे दिया है तो आप यहाँ ए स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ बी स्क्वायर भी हो सकता है, और यहाँ सी स्क्वायर भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। या आप नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ए स्क्वायर भी लेके चलोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है, चार्ज इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू एरिया। क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया। तो पहला का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई ए स्क्वायर चार्ज के जगह पे। बोलो हाँ या ना। ये होता है जनरल फॉर्मूला। तो अब क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4 पाई के सिग्मा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई सी। जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। किसी को कोई पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार फिर से बताए ना, वो जो के क्यू बाई बी है ना वो। कौन वाला? ये वाला। हाँ। देखो सुनो ध्यान से, ये तो आप लोग कर लोगे, एक आइडिया आप लोग को अभी मैं दे दे रहा हूँ। जैसे आप दो स्फेयर को लेके चलो, ज्यादा नहीं लिखना है, दो स्फेयर को लेके चलो, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। ध्यान से सुनना। अब हमें लिखना है यहाँ पर पोटेंशियल। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है एम, यहाँ पे नेट पोटेंशियल लिखना है। तो ये वाला स्फीयर के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? के क्यू, मान लेते हैं यहाँ भी चार्ज क्यू दिया है, इस पे भी चार्ज क्यू दिया है, तो के क्यू बाई बी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? बी है। ये सिर्फ हमने इसके वजह से लिखा, हमने इसके वजह से लिखा, नीचे वाले स्फीयर के वजह से लिखा। अब इसके वजह से तो भी तो यहाँ पे मान लो कि ये स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है जिसका रेडियस आर है, तो इस चार्ज के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है। तो इस चार्ज के वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई बी होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब यहाँ पे चार्ज अगर ना देके सिग्मा और सिग्मा दे दिया तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर कर लेंगे तो इसका चार्ज पता चल जाएगा, और सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर कर लेंगे तो इसका चार्ज पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से जो तीसरा होगा वो भी आ जाएगा। पूछना है फिर कुछ? नहीं सर, हो गया।
चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन करना सब तो। सर एक 31 वाला नहीं आ रहा है सर। 2 को सीरीज में ऐड कर दो और तीसरे को पैरेलल में कर दो, 4 सीरीज में और फिर तीसरा वाला पैरेलल में आ जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन, इसका मीनिंग बता देते हैं, झंझट खत्म हो जाएगा। पढ़ो। नहीं सर, मीनिंग तो समझ में आ गया था, अरेंजमेंट ही में कुछ करना था। याद देखना, इसमें सबसे बड़ी चीज ये हमें नोटिस करना है कि जो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो 6 है। अगर 4 से छोटा होता इफेक्टिव तो हम बोल देते कि टोटल तीनों का तीनों किस में है, सीरीज में है। बोलो हाँ या ना। यस अगर 4 4 4 12 होता तो बोल देते तीनों पैरेलल में है, लेकिन यहाँ 6 है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो 4 4 सीरीज में मिलके 2 हो जाएगा, 2 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके। यस। बनाया लास्ट ऐसे ही वाले सब, एक गड़बड़ हो गया था वहाँ पे, 1/2 आया था ना तो उसको रिवर्स नहीं किया तो फिर इसीलिए कोई गलत बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार बना लेते तो। इंड्यूस चार्ज बताना है, बता सकते हो? पहले चार्ज निकाल लो विदाउट डाइलेक्ट्रिक, फिर चार्ज निकाल लो डाइलेक्ट्रिक के साथ, और डिफरेंस ले लो, इंड्यूस पता चल जाएगा। आ गया? यस कितना आया? सर। ऑप्शन ए 1.2 नैनो कूलम। वेरी गुड। आप सभी ने ये सारे क्वेश्चंस बनाए। एक दो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट मैंने नहीं बताया था उसमें तो ऑफ कोर्स मेरा हिंट तो चाहिए ही, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों ने बनाया। कुछ हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं, अगर थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो और ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे। यस सर। अब आपका संघर्ष थियरी से न है, मैं मानता हूँ बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें आप एकदम चौंक कर जाओ कि यार कैसे होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हर चीज क्लियर हो जाएगा, और एकदम पेशेंस रख के पढ़ना है, ठीक है ना। मेरे तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा कि कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए, जिसमें आप लोगों को ज्यादा सहूलियत हो, और साथ ही साथ आप लोग का भी एक पॉजिटिव रोल है क्लास में। पॉजिटिव रोल ये है कि अगर आपको लगा कि नहीं समझ में आया, या कोई परेशानी है, या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, या कोई टॉपिक छूटा है, तो उसमें आप लोगों को खुद से इनिशिएटिव लेके ये बोलना पड़ेगा कि हाँ सर ये तो कोई टॉपिक छूट गया है। हो जाता है जो टीचर दिन भर तो पढ़ाना ही है, कभी कोई टॉपिक माइंड से स्किप कर गया कि हाँ ये भी पढ़ना था, समय नहीं रहा, थोड़ा बहुत होता है। चलिए आप लोग इसको अच्छे से एक बार ट्राई करिए, ठीक है ना। और हम लोग अगले क्लास में टेस्ट के लिए मिलते हैं। कोई दिक्कत? सर एक क्वेश्चन था। क्या? सर वो जो आप क्वेश्चन का फोटो भेजे थे ना उसमें से 13 नंबर। कितना नंबर? 13 जो पिछले के पिछले 13। बार।
पिछले के पिछले बार मतलब सर हम क्वेश्चन बोले। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द हाँ सर कैपेसिटर। राइट, यस। ये बताएंगे आप लोगों को, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लियर होगा, केवीएल अप्लाई कराएंगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा अभी, ठीक है ना। जब केवीएल पर आएंगे तो ये सब चीज बताएंगे, ठीक है ना। ओके, और सर आंसर भेज दीजिएगा। अभी मैं पूरा सॉल्यूशन ही भेज दे रहा हूँ बुक में जो पीछे दिया हुआ है, ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक ठीक है, चलिए बाय।